कौन सा, क्या करना था बेटा डिस्कस? ओएल कहाँ से कहाँ तक पूरा करना है? चलो 16 से लेके 28 तक। चलो चलो ओएल क्वेश्चन नंबर 16 चेन्नई आ गया। चलो 17 दिल्ली 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 दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 18 बॉम्बे बॉम्बे। 19 बॉम्बे। 20 आगरा। 21 बॉम्बे। 22 बॉम्बे। 23 चेन्नई आ रहा है। क्या पूछा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ चेन्नई आ जाएगा। 26 होता है ना। आयरन का कितना होता है? 26। क्या लिखोगे? वन हीलियम नियोन नियोन आर्गन लिखोगे ना। आर्गन 4s2 3d6 यही आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहां से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करूंगा? अब मेरे पास क्या दिया है? एक अगर +2 करूंगा, एफ ही +2 करोगे तो क्या रहेगा? ये सेम रहेगा, 4s2 3d6 रहेगा +2 पे। एफ ही +3 करोगे तो कितना बन जाएगा? 4s0 3d5। और एफ ई +4 करोगे तो क्या बनेगा? 4s2 3d4। तो मैक्सिमम किस में आ रहे हैं? इसमें। 24 विच क्वांटम नंबर इज नॉट रिलेटेड विद श्रोडिंगर इक्वेशन? दिल्ली। स्पिन वाला नहीं होता है। 25 आगरा आ गया। हाँ कौन से वाले में? 25 में कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? KZE² का होल स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता है? माइनस। तो एफ किस, ये बताओ RN की वैल्यू क्या होती है? KZE²। R क्या होता है? 0.529 n²/z का इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा? ये लगभग एक कांस्टेंट बनेगा, बाकी कांस्टेंट रहेगा। अगर n z ऊपर जाएगा Z³ बन जाएगा और n की पावर 4। यही तो आ रहा है, Z³ n की पावर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 26। अगर ये तो क्लास में करवाया था। डाउट? क्लास का क्वेश्चन है ये। डिबियोगली पढ़ाई थी जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया था। लैम्डा इंसिडेंट माना था और लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड माना था, अपन ने किया था काइनेटिक एनर्जी की टर्म में। 27 चेन्नई आ जाएगा। कैसे निकालते? n+l। n+l जिसका कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। 27 का चेन्नई। 28 चेन्नई। चलो कौन सा? 16 क्या है? अभी तो 16 में ये बताओ कि जब हम पीरियड की बात करते हैं तो फर्स्ट पीरियड में कौन सा कॉन्फिगर फिल होता है? 1s। सेकंड में 2s 2p। 3 में ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड 3s 3p। फोर्थ में कौन होता है? 4s 3d 4p ये होता है। फिफ्थ पीरियड में 5s 4d 5p। 6 में 6s 4f 5d 6p। हमें इसमें पूछा है, ये बताओ s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। p में, d में 5, p में 3, टोटल कितने हो गए? 9। 9 ऑर्बिटल हुए कि नहीं हुए? हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाने हैं? 3। तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 27 27। चलो
और कोई डाउट है? नहीं है। सही बताओ, अपन ने क्या पढ़ा था? हाँ, रेडियल नोड के बारे में पढ़ा था। अब ध्यान से देखना, अपन रेडियल नोड के बारे में डिस्कस कर चुके थे। रेडियल नोड, और हम लोगों ने जो जितने भी ग्राफ पढ़े थे, हम लोगों ने बेटा जो ग्राफ पढ़े थे, हम लोगों ने किसका पढ़ा था? साई आर वर्सेस आर का। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसका बनाऊं आपसे कि आप ये बताओ यार 4s का बना दो, कैसे बनाओगे 4s का? बात नहीं करना है, 4s साई आर और आर का ग्राफ बनाना है 4s का। तो पहला पॉइंट क्या होता था? पहला पॉइंट ये होता था कि s है तो नॉन जीरो से स्टार्ट होगा, नॉन जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और कितने नोड बनाएगा? n माइनस एल माइनस वन। एन की वैल्यू कितनी आएगी? 3 4। एल की वैल्यू 0 माइनस वन, कितना आ गया? 3। 3 बार कट करेगा, 1 कट, 2 कट, 3 कट, और 3 बार कट करेगा। और ये पीक की हाइट क्या होती जाएगी? पीक की हाइट क्या होती जाएगी? कम। ये बन जाएगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाए। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यार ये बताओ 2p का बनाओ, 2p का कैसे बनेगा? 2p में कितने बार कट करेगा? n माइनस एल माइनस वन, 2 माइनस वन माइनस वन, 0 आया, कट करेगा क्या? नहीं करेगा। 0 से स्टार्ट होगा कि नॉन जीरो से? 0 से या नॉन जीरो से? 0 से। ऐसे आ जाएगा आर। आएगा कि नहीं आएगा? अब सुनो, ये अपन ने बना लिया। अब अगर हमसे पूछा जाए कि, अब ध्यान देना, देखो थोड़े जो हमें आते हैं ग्राफ वही पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़े डिफरेंट वे में पूछे जाएंगे। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार मुझे जैसे 1s का बनाना है, 1s का कैसे बनाता था मैं? ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसे, अच्छा आप मुझे बताओ, जैसे अपन बनाते हैं y इक्वल्स टू x, कैसा ग्राफ बनाते हो? यहाँ x लेते हो, यहाँ y लेते हो, ऐसी लाइन खींच देते हो। अपन सिर्फ इतना ही खींचते हैं, लेकिन ये नेगेटिव में भी तो बनता है, ये नहीं बनाते। हमेशा जो अपन ग्राफ बना रहे हैं पॉजिटिव आर के साथ बना रहा हूं। मान लो कोई आपसे नेगेटिव आर का पूछने लगे तो कैसा आएगा? अब सुनो, अब ध्यान से सुनो। अब ये 1s का है, और 1s में कैसा बनेगा? ध्यान दो, यहाँ पे अपने पास 1s कैसा बताया? स्फेरिकल होता है। ये न्यूक्लियस हो गया। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो पूरे में पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा? और s कैसा होता है? सिमेट्रिक। जैसा प्लस में मिलेगा वैसे ही माइनस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? s क्या होता है? सिमेट्रिक। जैसा s में प्लस में मिल रहा है तो ये प्लस में ऐसा है तो माइनस में भी ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। लेकिन हम बनाते सिर्फ इतना ही वाला पोर्शन का, ये वाला पोर्शन नहीं बनाते। अब जैसे मान लो मुझे इसका बनाना होता, इसका अगर मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो कैसे करूंगा? जैसा पॉजिटिव में वैसा ही नेगेटिव में, और वैसा नेगेटिव करने के लिए अपन ऐसे कर देंगे। ऐसे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉजिटिव में और ये किस में है? नेगेटिव में। ये पॉजिटिव में और ये किस में है? नेगेटिव में। अच्छा पी का कैसे बनाओगे? पी का भी सेम आएगा क्या? देखो पी का कैसा बनता है? पी का ऑर्बिटल बेटा ऐसे बनता है कि नहीं बनता है? अगर ये पॉजिटिव होता तो ये कैसा रहता है? नेगेटिव। साइन, देखो आपको बताया था कहीं पर भी अगर एक बार भी एम्पलीट्यूड 0 होगा तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ क्या है? पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव। जितना जैसा यहाँ पे पॉजिटिव है वैसा ही वहां पे नेगेटिव का बनाओगे कि नहीं बनाओगे? और नेगेटिव, अगर इसको मैं नेगेटिव कर दूं तो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान दो, ये ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा बन जाएगा। जैसा यहाँ पे पॉजिटिव में उसका जस्ट अपोजिट नेगेटिव कर दोगे तो वैल्यू पलट जाएगी, ऐसा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये अपन को ध्यान देना, ये एक ही चीज है। ऐसा नहीं बोलना कि सर ये अलग है ये अलग है। जैसे मान लो हम 3p का बना रहे हैं बेटा, 3p का। 3p का कैसे बनाओगे? 3p का बनेगा 0 पे एक बार कट लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसा। और नेगेटिव में कैसा बनेगा? अच्छा ये बताओ। ऐसे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा?
जो नोड यहाँ है वही नोड यहाँ पे, ये नोड एक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब अपन ऐसा घूमते हैं ना तो एक स्पेयर जनरेट होता है, वो स्पेयर यहाँ भी आएगा वो यहाँ पे, तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, नोड एक ही काउंट होगा। जैसा यहाँ पे है वैसे ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार जीरो हो गया है, जो यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन है तो उतना ही नेगेटिव साइन का जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो उतना ही पॉजिटिव साइन का आएगा। अरे एस में शेप ही उसका ऐसा है सिमेट्रिक वाला। अरे एस में क्या है, एस में कहीं नोड हो रहा है क्या इनके बीच में? अगर ये न्यूक्लियस मान रहे हो तो यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी वैल्यू कौन सी है, प्लस ही है, तो यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। चल, तो कभी कभी आपको ऐसे ग्राफ दिख जाएंगे तो डरना नहीं, सर हमने तो आधा वाला देखा है, आधा कहाँ से आ रहा है। तो आप ऐसे देख लेना कि एस का तो जैसा जैसा आपका पॉजिटिव में होता है वैसा ही नेगेटिव में होता है। बाकी पीडीएफ में क्या होता है, बीच में डी का ही बनाते हो, डी के भी ऐसे ही बनते हैं, बीच में नोड आता है एक, तो जैसा यहाँ है उसका अपोजिट यहाँ आ जाता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव एक्सिस में ट्रांसफर हो जाता है। चलो, अब अभी तो हमने ग्राफ किस किसके पढ़े थे, हमने पढ़े थे साई आर का पढ़ा था। अब हमें दो टाइप के ग्राफ और पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, जैसे अपना साई आर क्या बताता है, रेडियल एम्पलीट्यूड और वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन। ये लिख लो पहले, फिर इसकी मीनिंग बताते हैं। पहला क्या है, साई आर क्या बोलते हैं, रेडियल एम्पलीट्यूड बोलते हैं, या फिर रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन। साई का स्क्वायर कर दो तो क्या बन जाता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट, ब्रैकेट में लिखना कौन सा, आर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कितना हो, आर डिस्टेंस पे हो। एक पॉइंट जहां पे एक पॉइंट है न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे, उस पे प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, साई स्क्वायर आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर क्या होता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूक्लियस। ये लिख लो, फिर इनका मीनिंग बताते हैं क्या होता है। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ जाओ।
रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट आर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, और ये क्या है, साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर, क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी। दोनों में ध्यान समझना, दोनों में क्या है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उसमें क्या लिखा है, रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी, और ये क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट, एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले इनका मीनिंग समझ लेते हैं, है क्या, ये क्या लिखे गए हैं। जैसे होता क्या है बेटा कि जब हम श्रोडिंगर, ध्यान सुनना, ये लिख लिया, जल्दी छापो, 3 लाइन तो है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऐसा भी लिखा होता है, आरपीडी, और ऐसा क्या लिखा रहेगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी, आरपी, रेडियल प्रोबेबिलिटी, और ये क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, आरपीडी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी, और ये क्या है, एम्पलीट्यूड या वेव फंक्शन। बस इतना ध्यान रखो अपने। अब हो क्या रहा था बेटा कि हम जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो साई की वैल्यू आ रही थी, साई की वैल्यू आई, जो एक गंदी सी इक्वेशन थी ना, डबल डिफरेंशियल फॉर्म, याद है क्या होता था, साई का डबल डिफरेंशियल एक्स बाय जेड की रिस्पेक्ट में प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस भी इंटू साई, ये था कि नहीं था। जब उसको अपन सॉल्व कर रहे थे तो आपको बताया था कि जब उसको हम सॉल्व कर रहे थे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे थे, प्रॉपर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए, उसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे बहुत सारे सॉल्यूशन आए, बहुत सारे सॉल्यूशन में से जो एक्सेप्टेबल थे वो हम लोगों ने लिए, और वो किसके फॉर्म में आए, क्वांटम नंबर के फॉर्म में। उनको हम किसके फॉर्म में पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर के फॉर्म में। और उन क्वांटम नंबर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कौन कौन से क्वांटम नंबर थे, एन एल एम, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आए। तो उन क्वांटम नंबर पे अपना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बताते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन की एक लोकेशन के बारे में डिस्कस किया कि पॉइंट एक्स वाई जेड पे, उसको हम लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में लिखा, और हमने फिर बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, वेव नेचर। अब इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है तो फिर उसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड रहेगा, तो वो एम्पलीट्यूड हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, कि वो न्यूक्लियस से कहाँ है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड एक्स वाई जेड पे डिपेंड करेगा, और एक्स वाई जेड को हम आर थीटा और फाई के टर्म में लिखते थे। थीटा वाले टर्म को हम लोगों ने एंगुलर पार्ट बोला था, और डिस्टेंस आर वाले टर्म को रेडियल पार्ट बोला था। एंगुलर वाला पार्ट हम स्टडी कर चुके हैं, हम अब कौन सा कर रहे हैं, एंगुलर, रेडियल वाला पार्ट कर रहे हैं। रेडियल पार्ट में हम लोगों ने, रेडियल पार्ट में हमने इसका देखा था। अब हो क्या रहा था कि एम्पलीट्यूड का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंट नहीं निकल रहा था। अब जैसे मैं आपसे बोलूं, आपको कुछ एम्पलीट्यूड दे दिया और आपसे बोले कि बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या कितने टाइम यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो आप नहीं बता पा रहे उससे, बस इतना बता पा रहे हो सर ये एम्पलीट्यूड है। उससे कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा हो सकता है कोई फिजिकल सिग्निफिकेंट नहीं निकल रहा था एम्पलीट्यूड का। तो हुआ क्या, जब साई से कोई हमें मालूम नहीं चल पा रहा कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की टेंडेंसी क्या है, तब हमने क्या किया, साई का स्क्वायर किया, और साई के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किससे मैच कर रही थी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से। सर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है। अब जैसे मैं आपसे बोल दूं यार ये मार्कर है, मार्कर का वेट कितना है, तो आप बोल दोगे सर 100 ग्राम है। अब मैं बोलूंगा ये बताओ एक पॉइंट पे मास कितना होगा, एक पॉइंट पे मास कितना होगा, तो आप क्या करोगे, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर दोगे, तो आप एक पॉइंट का मास बता दोगे। मतलब आप क्या बता रहे हो, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, एक स्मॉल मास का वॉल्यूम ही तो बोल सकते हो ना। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम, एक छोटा सा वॉल्यूम ले लो, उसका मास कितना, वही तो डेंसिटी होता है। तो आप ऐसा समझो कि जैसे
डेंसिटी होती है, एक छोटे से वॉल्यूम का मास ही तो डेंसिटी कहलाएगा। अगर हम वॉल्यूम को हम 1 से रिप्लेस कर दें तो डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी? मास। तो हमने क्या बोल दिया, पर यूनिट वॉल्यूम का जो मास है वो डेंसिटी है। तो अब हुआ क्या कि जैसे हम लोगों ने बात की थी यार, ये अपना x है, ये z है, ये अपना y है, ऐसा बनाया था। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये बताओ r डिस्टेंस पे क्या रहेगा, एक पॉइंट रहेगा कि नहीं रहेगा? r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी किससे मैच कर रही थी? साई स्क्वायर r से। अब एक पॉइंट की बात चली तो हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोबेबिलिटी। अगर मैं प्रोबेबिलिटी बात कर दूंगा तो r डिस्टेंस पे तो इनफाइनाइट पॉइंट है। अब भाई ये वाला भी पॉइंट r डिस्टेंस पे, ये भी अगर मैं ऐसे r डिस्टेंस से मूव करूंगा तो एक ऐसा स्फीयर जनरेट होगा कि नहीं होगा? तो r डिस्टेंस पे तो ये वाले पॉइंट है, ये सभी पॉइंट है कि नहीं r डिस्टेंस पे? मुझे इसी पॉइंट की बात करनी है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं ना, पूरे मार्कर का मास नहीं बताना है मुझे, मार्कर के एक छोटे से वॉल्यूम का मास बताना है। तो मैं क्या करूंगा, टोटल मास को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा और जो उस वॉल्यूम का मास चाहिए उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब एक पॉइंट का मैं मास बताऊंगा, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? जनरल में डेंसिटी की बात कर रहा हूं। अब होगा क्या, अगर हम न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे जाएंगे तो बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और हर एक पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या कहलाएगी? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हर एक पॉइंट की, ऐसे मान लो इनफाइनाइट पॉइंट है, हर एक पॉइंट की डेंसिटी क्या है? जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, इस मार्कर में आपकी इनफाइनाइट वॉल्यूम, इनफाइनाइट डेल्टा भी ऐड करके आपने वॉल्यूम भी बनाया होगा। उस वॉल्यूम का मास कितना है? भी। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट का मास क्या बोलेगा? तो आप बोलोगे सर डेंसिटी से बोल दो इससे अच्छा। तो डेंसिटी क्या होगा? एक स्मॉल पोर्शन का या डेल्टा भी का जो मास रहेगा, डेल्टा भी यहां पुट कर दो, डेल्टा भी को 1 को अप्रोच करा दो और ये इसके बराबर आ जाएगा। तो आप बस ऐसे ध्यान रखो कि ये जो r डिस्टेंस पे अपने जो पॉइंट मिल रहे हैं, हर एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी देखो। आप पढ़ोगे अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट, और एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ r डिस्टेंस पे कितने पॉइंट, मतलब r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप क्या बोलोगे? सर r डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हैं उन सबके प्रोबेबिलिटी का क्या करो? सम कर दो। जैसे मैं आपसे बोलूं इस मार्कर का वेट कितना है, तो आप क्या बोलोगे? सर हर एक जो पॉइंट है उनका जो मास है, सबके मास का क्या करोगे? सम करोगे। तो क्या मिल जाएगा? मास। तो मैं क्या बोलूंगा कि हर एक जो डेल्टा भी आपने वॉल्यूम लिया है उनकी डेंसिटी का सम कर दो, तो ओवरऑल वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो आ रहे हैं, हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी को क्या बोलता हूं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। डेंसिटी मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, r डिस्टेंस पे ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट ले रहा हूं, ऐसे पॉइंट ले लिए, और ये कितने होंगे? बहुत सारे होंगे। जब मैं इन सबके पॉइंट की प्रोबेबिलिटी का सम करूंगा, या फिर इन पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी वो क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का सम करूंगा तो मुझे इस r डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे r डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी चाहिए, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस r। अब बोलोगे सर डिस्टेंस r पे तो इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं, हर एक की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक की ये है, दूसरे की, इन सब की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। सम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक जुगाड़ लगाई। हम लोगों ने क्या किया, हम एक काम कर लेते हैं कि एक पॉइंट की मुझे प्रोबेबिलिटी पता है और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि इतने में कितने पॉइंट आ सकते हैं, वो मैं कर लेता हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया, मान लो ये डिस्टेंस r है, जैसे आप लोगों ने 9th 10th में किया होगा, मैं सिंपल आपसे बोल रहा हूँ कि आपने एक हॉलो स्फीयर सुना होगा, हॉलो स्फीयर रहता है। मान लो ये डिस्टेंस r1 है और बाहर वाली डिस्टेंस कितनी है? r2। मैं आपसे बोल रहा हूँ r1 और r2 में कितना वॉल्यूम इनक्लोज होगा, तो बता सकते हो आप? क्या कर सकते हो आप? बोलोगे सर वॉल्यूम ऑफ V2 माइनस वॉल्यूम ऑफ V1। बाहर वाले का वॉल्यूम निकाल लो, अंदर वाले का निकाल लो, माइनस कर लो, तो ये जो सर्कल वाला आ जाएगा। तो क्या करोगे, 4/3 पाई कितना होता है? R2 का क्यूब, ये R2 हो गया, माइनस 4/3 पाई R1 का क्यूब, यही करोगे। मतलब ये बन गया सर 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, यही बनेगा। अब हम लोगों ने क्या किया, इसी को थोड़ा यूज किया। अब हम ऐसा करें, जैसे मैं आपसे बोलूं यार ये बताओ,
ये मार्कर है, मार्कर का मास बताओ, मुझे डेंसिटी पता है, तो आप क्या बोलोगे? सर मार्कर का वॉल्यूम बता दो। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या बन जाएगा? मास। ऐसे ही मैं ऐसा कर सकता हूं, अगर मुझे नेट प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये यूनिट वॉल्यूम की प्रोबेबिलिटी है, और ये अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नेट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? जैसे हम मास निकालते हैं, मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब मुझे अगर जिस वॉल्यूम का मास चाहिए तो वो वॉल्यूम ले लूंगा और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मुझे हर एक पॉइंट की डेंसिटी, हर एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी पता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो नेट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी आर डिस्टेंस में? तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है कितनी? साई स्क्वायर आर। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किससे मैच होती है? मैथमेटिकली ये जो वैल्यू आती है साई स्क्वायर आर से मैच होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब अगर कहीं से ये वॉल्यूम और मिल जाए तो मजा आ जाए। कौन से? आर डिस्टेंस पे। तो हमने क्या लिया? ये आर डिस्टेंस लिया और इसकी थिकनेस कितनी ले ली? डी आर। मतलब हमने क्या किया? आर डिस्टेंस पे पॉइंट लिया और उसकी छोटी सी थिकनेस ले ली, कितनी? डी आर। तो मुझे बताओ R2 कितना बन जाएगा? R2 बन जाएगा R प्लस डी आर, बनेगा कि नहीं बनेगा? और R1 कितना रहेगा? R। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका वॉल्यूम निकाल लूं, छोटी सी थिकनेस का। छोटी सी थिकनेस का वॉल्यूम क्या आएगा? यहां से निकाल सकता हूं। क्या आएगा जल्दी बोलो? ये जो वॉल्यूम आएगा, इसका वॉल्यूम मान लो हमने डीवी मान लिया। वॉल्यूम कितना मान लिया? डीवी। तो डीवी की वैल्यू क्या बनेगी? डीवी बनेगा 4/3 बाई R1 R2 क्या है? R प्लस डी आर का होल क्यूब माइनस आर की। जल्दी सॉल्व करो, कितना आएगा? a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? हाँ चलो अभी बताना, रुक जाओ साथ में बोलना। इसका क्यूब करोगे तो क्या बन जाएगा? आर क्यूब प्लस डी आर क्यूब, फिर 3r स्क्वायर डी आर प्लस 3r डी आर का स्क्वायर माइनस आर क्यूब। कौन कौन निपट गया? आर क्यूब। और भी अपन निपटाएंगे। डी आर क्या है? एक छोटी सी थिकनेस है कि नहीं है? और डी आर का क्यूब करोगे और छोटा। मैं 0.001 का क्यूब करूंगा, क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3 का -9 और छोटा हो जाएगा। डी आर एक स्मॉल एलिमेंट है, उसका क्यूब या स्क्वायर करूंगा तो और छोटा हो जाएगा। मतलब ये वाली वैल्यू क्या है? बहुत छोटी थी, इसको क्या मान लिया? 0। और ये भी बहुत छोटी थी, 0 मान लिया। बताओ क्या बन गया? ये 4/3 पाई, ये कट गया, ये कट गया, 3r स्क्वायर डी आर। 3 से 3 कट गया, क्या बन गया? 4πr स्क्वायर डी आर। देखो ये यही तो लिखा है। और ये क्या है? डीवी है, वॉल्यूम। प्रोबेबिलिटी ये हो गई, वॉल्यूम कितना आ गया? 4πr स्क्वायर डी आर। आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप इतना गंदा नहीं करना चाहते तो एक और तरीका है। अच्छा ये बताओ स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? पढ़ा होगा, 4πr स्क्वायर पढ़ा है सरफेस एरिया। अब बताओ इस सरफेस एरिया में अगर हम डी आर की थिकनेस लगाएंगे तो एरिया को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम मिलता है कि नहीं मिलता है? सरफेस एरिया ये है, इस पे अगर हम डी आर की थिकनेस लगा रहे हैं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4πr स्क्वायर इंटू डी आर। देखो डायरेक्ट आ गया। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ऐसे भी निकाल सकते हो। अब इस पे इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि थिकनेस बहुत छोटी है, तो डायरेक्ट हम हाइट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट हम हाइट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखो, चाहे आप इसमें 3 ज्यादा अच्छी आ जाती है, उसमें भी आ जाती है, जैसा आप चाहो। तो हमने क्या किया? वॉल्यूम निकाल लिया। एक छोटी सी थिकनेस डी आर थिकनेस पे जो हम एलिमेंट ले रहे हैं, जिसका हमें आर पे हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। तो साई स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। साई स्क्वायर आर इंटू 4πr स्क्वायर क्या होता है? अपना प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। आप तो मास से याद रखो, डेंसिटी इंटू मास। मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तो क्या मिलेगा? मास मिलेगा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करूंगा तो क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी मिलेगा। और ये किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर आर के बराबर होता है। और अपने पास अगर मैं नेट प्रोबेबिलिटी की बात करूं या रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। लिख लो यहां तक जल्दी। ये अपने काम की चीजें हैं। कौन कौन सी? ये दोनों।
यहां से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि भाई कहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में कोई इन्फो। लेकिन दिक्कत क्या है, इनकी वैल्यू अपन इससे निकाल रहे हैं। साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, साई स्क्वायर आर 4 पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर नेट प्रोबेबिलिटी, कहाँ पे, डिस्टेंस आर पे।
हो गया। चलो अब अपन बात करते हैं ग्राफ्स की, कि ग्राफ कैसे बनाने हैं। मिस्टर कहाँ गया? चलो यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ ध्यान देना, अभी बनाना नहीं कुछ। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे ग्राफ हम बना रहे हैं साई स्क्वायर साई आर वर्सेस आर का। एक और हम बनाएंगे साई स्क्वायर आर आर, और एक आएगा साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। आर का ये ग्राफ अपने पास आएंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं किसका, बनेस का। ध्यान देना यहाँ पे, बनेस का ग्राफ कैसा आएगा? बनेस का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? साई आर और आर ऐसे आएगा। अभी ध्यान देना, नेक्स्ट बनाता हूं किसका, 2s का। 2s का कैसा बनेगा? ऐसे आएगा। अब नेक्स्ट जो हम बनाने वाले हैं, ये पहला हो गया। दूसरा हम किसका बनाने हैं, साई स्क्वायर आर और आर का। अब यहां पे अगर हम बनाएं, ये बताओ, अगर मैं आर का स्क्वायर करूंगा, अगर हम आर का स्क्वायर करेंगे, ये इस कर्व का स्क्वायर करो, तो ये जो वैल्यू स्क्वायर टाइम हो जाएगी, और नेचर कुछ ऐसा ही रहेगा, ये ऐसे आ जाएगा। ये क्या है, साई स्क्वायर आर और आर। हाँ हाँ, साई, सॉरी साई आर। अगर हम ये वाला ग्राफ बनाए, साई स्क्वायर आर और आर का, अब बताओ यहां पे क्या आएगा। अब आप खुद सोचो बेटा कि अगर किसी चीज का मैं स्क्वायर करूंगा तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। नेगेटिव वैल्यू आएगी क्या, नहीं आने। मतलब ये वाला जो ग्राफ है कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, कैसा बनेगा ये, y की x की, अगर हम y की, ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर हम x की वैल्यू y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो x बन आ जाएगा। तो कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ आएगा कि नहीं आएगा? यही तो बनेगा ऐसा। और अगर मैं आपसे बोलूं नहीं यार y का स्क्वायर करना है, तो 1 माइनस एक्स का x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? ये मान लो ये 1 पे 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 1 पे ये 0 होगा, लेकिन ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा। 1 माइनस एक्स का इसका ग्राफ कैसे पुट करोगे, ऐसे ही तो करोगे ना। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर तो आप ऐसे ही करोगे ना, ऐसे ही बनाओगे, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मतलब कहने का ये है, जो नेगेटिव वाली वैल्यू वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये वाला जो ग्राफ है, देखो ये जो फाइनाइट वैल्यू तो फाइनाइट रहेगी, लेकिन ये जो नीचे ग्राफ मान लो ये R1 पे 0 हो रहा था, तो अभी भी R1 पे क्या होगा, ये 0 होगा ऐसे, और ये क्या होगा, ऐसे आ जाएगा। मतलब नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जो नेगेटिव वाला मतलब कभी भी स्क्वायर वाले में अपन को कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं दिखेगी।
अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको क्या बनाना है, 4p बनाना है। ध्यान दो बेटा, क्या बनाना है, 4p। 4p बनाना है तो 4p कैसे बनेगा, साई पहले पहला वाला ग्राफ बनाओ। पहले वाला ग्राफ कैसे बनेगा, यहां देखो, पहला वाला ग्राफ कैसे बनेगा, साई आर और आर। मुझे बताओ इसमें रेडियल नोड कितने आएंगे, दो के एक, दो या एक, दो आएंगे। n माइनस एल माइनस 1 कितने आएंगे, दो। जीरो से स्टार्ट होगा कि नॉन जीरो से, जीरो से। ये बड़ी वाली पीक ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, एक नोड दो नोड, मान लो ये R1 है, ये क्या बनेगा, R2। अब यहां ध्यान देना, अगर हम इसका साई स्क्वायर का बनाएं, साई स्क्वायर R और R का बनाएं तो कैसे बनेगा, ये वाला पोर्शन कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, बस जीरो पे जीरो रहेगा। ये पोर्शन कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे आएगा। मान लो ये डिस्टेंस R1 था तो ये भी कितना होगा, R1, ये R2, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बेहद ही आसान चीज है, कुछ नहीं करना है। साई स्क्वायर का ग्राफ हमें पहले से पता है, साई का पहले से पता है, साई स्क्वायर करना है तो क्या करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है, ये आ गया अपने पास। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड ग्राफ की, जो इंपोर्टेंट है। ये इसको हम क्या ले सकते हैं, और यहां पे क्या मैं इसकी जगह ये ले सकता हूं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, आरपीडी। आरपीडी भी लिखा मिल जाएगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये भी लिखा मिल जाएगा। अब जो ग्राफ है वो इंपोर्टेंट है। ग्राफ कौन सा प्लॉट करना है मुझे, प्रोबेबिलिटी का ग्राफ प्लॉट करना है, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। तो कैसे प्लॉट करते हैं पहले अपन वो देख लेते हैं, फिर अपन चीजें यूज करेंगे। यहां ध्यान देना, बेहद ही आसान है, बस चीजें अगर हम ध्यान देंगे तो। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे ग्राफ किसका प्लॉट करना है बेटा, मुझे प्लॉट करना है साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ऐसे प्लॉट करना है, किसके साथ, आर के साथ। अब देखो, जैसे सबसे सिंपल वाला उठा लेते हैं हम। सबसे पहले मैं सिंपल उठा लेता हूं, कौन सा, 1s का। मुझे बताओ ये जो ग्राफ बनेगा, दो ग्राफ के मल्टीप्लिकेशन से बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर हम दो ग्राफ को अगर एक साथ स्टडी करते हैं तो हम कैसे करेंगे वो देखने वाले। सबसे पहले मुझे बताओ कि साई आर का 1s का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा आता है कि नहीं आता है, अरे ऐसा आता है कि नहीं आता है। ये हमने इसका ग्राफ बना लिया। अब हम दूसरा ग्राफ बनाने वाले हैं, किसका बेटा, दूसरा हम ग्राफ बनाने वाले हैं किसका, इसका, इसके साथ, आर के साथ, और इन दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे। फिर हम ये ग्राफ क्या बनेगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और किसके साथ, आर के साथ। मुझे बताओ अगर मैं आर को इंक्रीज करूंगा तो स्क्वायर टाइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मतलब ऐसा मान लो कि ये जो वैल्यू, इसको अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो जैसे मान लो अगर इसको डबल कर रहा हूं, ये डबल हो रहा है, मतलब लीनियर हो रहा है। इसको अगर मैं x टाइम बढ़ाऊंगा तो स्क्वायर टाइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसको अगर x टाइम बढ़ाऊंगा तो इस x की स्क्वायर टाइम बढ़ेगा। तो कैसा बढ़ेगा फंक्शन, स्क्वायर वाला फंक्शन आएगा कि नहीं आएगा। और कैसे मूव करेगा, ये ऐसे जाएगा कि नहीं आएगा, पैराबोला। इस अगर कोई चीज स्क्वायर टाइम बढ़ा रही है मतलब x की पावर 2 आएगी, 3 टाइम मतलब x की पावर 3 आ रहा है तो x की पावर 3 के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। इसको अगर मैं जितना भी करूंगा उतने स्क्वायर टाइम्स ये इंक्रीज होगा। तो कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। अब लेकिन मुझे जो ग्राफ बनाना है इन दोनों को मिक्स करके बनाना है, इन दोनों को मिक्स करके बनाना है। अब इन दोनों को अगर मैं मिक्स करूंगा तो यहां ध्यान देना, ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ ऐसे स्टार्ट हो रहा है, और ये किसका ग्राफ है, साई स्क्वायर आर स्क्वायर आर का, और ये ग्राफ किसका है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब इन दोनों का ग्राफ मुझे एक साथ प्लॉट करना है, तो क्या बता सकते हो क्या होगा। देखो अपन कुछ नोट बना के लिख देते हैं। देखो ध्यान से लिखना, ध्यान से सुनना, नोट बना के लिख रहा हूं। नोट बना के मैं लिख रहा हूं किसके लिए, साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वर्सेस आर के ग्राफ के लिए। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम
आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा ये बताओ। आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा। आर की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 4 पाई r² dr क्या हो जाएगा 0। अब मैं बताओ, अगर किसी भी वैल्यू को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 0। मतलब ये वाली वैल्यू कहां से स्टार्ट होनी है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है। तो अगर हम r की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0, 0 होगी। पहला पॉइंट, r की वैल्यू अगर हमने 0 पुट की तो ये तो 0 होना ही होना है, क्योंकि r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वॉल्यूम क्या आएगा 0 आएगा, और वॉल्यूम 0, तो अगर हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 से स्टार्ट, मतलब ये। और सेकंड पॉइंट ध्यान देना, अगर हम r की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं तो क्या होगा। ये तो इन्फिनिटी पे कौन 0 हो रहा है, आप चाहे s पकड़ लो, चाहे p पकड़ लो, चाहे d पकड़ लो, अगर आप इनफाइनाइट ले आते तो सब ग्राफ नीचे आते कि नहीं आते। तो क्या हो रहा है, साई² r 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये अगर 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये वैल्यू कितनी भी बड़ी रहे 0, मतलब इसमें भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0। तो इतना तो मुझे मालूम चल गया कि ये जो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है 0 से स्टार्ट होगा और 0 पे एंड होगा। ये समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, r की वैल्यू इसमें पुट की, 0 बन गया, मतलब 0 से स्टार्ट होगा और 0 पे ही एंड होना है। अब कैसे होना है वो, अब देखो, अब ध्यान देना, और ये हमने पॉइंट लिख लिए। अब अगर हम लोग बात करें, अब जैसे आप खुद ध्यान दो बेटा, यहाँ पे ये 0 है, ये फाइनाइट है, ये 0 है, ये फाइनाइट है, वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी 0 से, और यहाँ पे ये 0 हो रहा है, ये कुछ फाइनाइट कुछ वैल्यू वॉल्यूम लेगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। और बीच में कहीं मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा। देखो, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे कम हो रहा है, एक वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, एक वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों की एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी मल्टीप्लिकेशन की। जहां पे वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो अपन ने कुछ ऐसा मान लेते, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, कुछ ऐसा एकदम पहाड़ी टाइप का, वादियों टाइप का बनेगा, ऐसा ऐसे आएगा। ऐसे ऐसे नहीं बना देना एकदम ऐसे स्पेयर करके, ऐसा नहीं बनता है। हेमी सर्कल मतलब आपका सर्कल टाइप का नहीं बनेगा, आधा सर्कल नहीं बनाना है, अपन को क्या करना है इस टाइप का। आगे समझ में। 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम 0 है। 0 पे 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम 0 है। और यहाँ पे 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है। आ गया समझ में। अब ये अपन ने किसका बनाया, ये किसका था, बनेस का। बनेस का ग्राफ कैसा बन गया जल्दी बोलो। यहां पे लिखते हैं साई² r 4 पाई r dr वर्सेस r। यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, यहां पे हम क्या लिख रहे हैं बेटा, यहां पे लिख रहे हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी रेडियल प्रोबेबिलिटी r। तो कैसा आएगा ये, ऐसा आ जाएगा। अब थोड़ा आप सोचो, ध्यान सुनना, 2s का कैसे बनाओगे, 2s के बारे में सोचो, 2s के बारे में, 2s के बारे में। देखो यहां ध्यान देना, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लो। देखो बस देखते जाओ। 2s तो हम क्या कर रहे हैं, देखो अपन बस अभी क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो अपने पास दिमाग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए उनके थ्रू अपन क्या करेंगे, फिर लास्ट में जनरलाइज कर देंगे। सबके ऐसे बना दो, जैसे अपन ने साई के साथ जनरलाइज कर दिया था, साई² के साथ जनरलाइज कर दिया, ऐसे इसमें भी अपन एक स्टार्टिंग के 1-2 ग्राफ अपन स्टडी करेंगे, बाकी जनरलाइज फॉर्म में लिख देंगे कि भाई ये ऐसा ऐसा हो रहा होगा। अब जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं, यहां पे क्या है, साई² r इंटू 4 पाई r² dr, और ये कितना है r, है कि नहीं है। कम से कम आगे बैठ के तो ये बताओ, 2s का साई² का ग्राफ कैसा बनता है, 2s का साई² r का। अगर साई का होता तो नीचे जाता, एक बार कट करेगा, लेकिन वो भी नीचे नहीं जाएगा। कैसे बनेगा ये, कैसे आएगा कि नहीं आएगा। और वॉल्यूम का कर्व कैसे जाएगा, वॉल्यूम का तो हमेशा ऐसे ही भागेगा ऊपर। वॉल्यूम का कैसे भाग रहा होगा, वॉल्यूम का ऐसे एकदम ऐसे भागेगा। अब इन दोनों को मर्ज करना है, अब बताओ कैसे करोगे, इन दोनों को मुझे मर्ज करना है।
अब अब देखो, मेरी बात सुनो और ऐसे करो। देखो यहां, मुझे ये बताओ, जीरो कहां कहां होगा ये ग्राफ? रेडियल प्रोबेबिलिटी और आर का ग्राफ जीरो कहां होगा? सर एक तो जीरो पे होगा, क्योंकि जीरो पे कौन जीरो है? वॉल्यूम। और एक इन्फिनिटी। कहीं बीच में जीरो होगा? होगा। कहां पे? यहां पे। तो क्या मैं थर्ड पॉइंट पे ऐसा लिख सकता हूं, जहां पर भी रेडियल नोड मिलेगा, जहां पर भी रेडियल नोड मिलेगा, रेडियल नोड में क्या रहेगा? साई स्क्वायर आर क्या रहेगा? जीरो। वहां पर भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? होगी। तो मेरे पास 3 पॉइंट ऐसे मिल गए, मतलब 3 जगह ऐसी है जहां पे अपनी प्रोबेबिलिटी जीरो होनी है। कहां पे? जीरो पे। वो हमें बचपन से ही पता है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो वहां पे तो प्रोबेबिलिटी जीरो होनी चाहिए। और एक इन्फिनिटी पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा? न्यूक्लियस के आसपास रहेगा। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर तो मिलेगा नहीं। और साथ में एक जगह और ऐसी मिली है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, वो क्या कहलाता है? नोड। तो मुझे मालूम है कि यहां जीरो होना है। मान लो अगर ये डिस्टेंस R1 है, तो इसमें भी नोड कहां मिलेगा? R1 पे ही मिलेगा। आया समझ में? जैसे ये डिस्टेंस R1 था, ये भी R1। और साई स्क्वायर R 4 पाई R स्क्वायर dr का भी ग्राफ बनाओगे तो वहां पर भी जीरो कहां होगा? R1 पे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू तो फाइनाइट है। ये कौन सा है? वॉल्यूम। और ये कौन सा है? साई स्क्वायर R है कि नहीं है बेटा? ये वाली वैल्यू तो क्या है अपनी? फाइनाइट। ये फाइनाइट है और ये जीरो है। तो अब क्या होगा? जीरो से स्टार्ट हुआ, फिर जीरो होना है, फिर जीरो होना है। अब बात आती है कि सर हम सुनो यहां पे, कि सर हम ये वाला ग्राफ बनाएं, ऐसा वाला एक ऐसा बन सकता है। और एक में भी ये हो सकता है कि पहली वाली पीक क्या हो? बड़ी, दूसरी वाली छोटी। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं और इक्वेशन से देखते हैं, तो आप बस ये ध्यान रखो कि ये जो वॉल्यूम वाला पार्ट है ये डोमिनेट करता है। देखो आप ऐसे समझो कि न्यूक्लियस के जितने पास रहोगे रेडियस छोटी रहेगी तो वॉल्यूम छोटा आएगा। न्यूक्लियस से दूर जाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम बढ़ेगा, ज्यादा वॉल्यूम लोगे तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी तो ये वाला कर्व ऊपर होना चाहिए कि ये वाला कर्व होना चाहिए? वॉल्यूम यहां ज्यादा है कि वॉल्यूम यहां ज्यादा है? इस साइड। तो बस आप ये ध्यान रखो कि वॉल्यूम वाला पार्ट डोमिनेट करता है। तो ये वाली पीक क्या होती है? छोटी। और ये वाली पीक बड़ी होती है। अब ध्यान देना, फोर्थ पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो ये बताओ, साई और साई स्क्वायर आर में क्या होता था? जैसे ही न्यूक्लियस से दूर जाते हैं पीक की साइज क्या हो रही है? कम हो रही। और यहां पे क्या होगी? पीक की साइज बढ़ेगी। तो बस एक अपोजिट पॉइंट आता है अपने पास, कौन सा? कि अगर हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, अगर हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो क्या होता है? पीक की साइज बढ़ती जाती है। हाइट ऑफ peak increases. Away from nucleus. अब आप कोई सा भी ग्राफ बना सकते हो, इतना अपने पास आ गया है। अब देखो कैसे, अब जादू करते हैं अपन, बनाते हैं। देखो कैसे बनाओगे, ध्यान दो यहां पे। अरे बात नहीं करो बेटा, यहां पे रेडियल प्रोबेबिलिटी और आर। मुझे बताओ 2s में कितना नोड मिलता है? 2s में एक नोड मिलता है। यहां देखो, एक बार कट कर दिया, यहां कट होना है। रेडियल प्रोबेबिलिटी है, जीरो से स्टार्ट होगी, जीरो पे एंड होगी, एक बार बीच में जीरो होगी। और हाइट क्या होगी? बढ़ेगी। तो जीरो से स्टार्ट हुई, एक बार जीरो की, दूसरी बार इससे बड़ा बना दो, ये बन गया। बन गया? बना कि नहीं बना? अब इसमें चाहे कोई सा भी ऑर्बिटल हो, उससे हमें मतलब नहीं है, जीरो पे जीरो ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जीरो हो रहा होगा। ये किसके लिए है? ऑल ऑर्बिटल्स। किसके लिए? ऑल ऑर्बिटल। ऑल ऑर्बिटल्स, चाहे एस हो। वहां पे क्या था? साई स्क्वायर और साई आर में, साई स्क्वायर आर और साई आर, एम्पलीट्यूड और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में एस का नॉन वैल्यू से, नॉन जीरो से स्टार्ट हो रहा था, बाकी अदर का कहां से हो रहा था? जीरो से। लेकिन इसमें कोई सा भी ऑर्बिटल हो, जीरो से ही स्टार्ट होगा। जीरो से ही स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि कोई सा भी ऑर्बिटल हो, अगर एस है तो एस का फाइनाइट साई या साई स्क्वायर है, लेकिन वॉल्यूम तो जीरो है।
तो ये इनको मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। तो जल्दी से मुझे बताओ 4p कैसे बनाओगे? 4p वाला कितने नोड? 4p में कितने नोड? 2 आएंगे ना। देखो नोड, अगर आप देखो नोड निकालने के 2 तरीके हैं, हमेशा ध्यान रखना। ऑर्बिटल जिस सेल से स्टार्ट होगा उसमें 0 रेडियल नोड आता है। s कहां से स्टार्ट होता है? 1s, 1 से होता है रेडियल नोड 0। p कहां से स्टार्ट होता है? 2 से, 2 में रेडियल नोड 0 निकलता है 2p में। जैसे जैसे उससे आगे बढ़ाते जाओगे एक एक आता जाएगा। जैसे p कहां से स्टार्ट होता है? 2 से, 2p में 0, 3p में 1, 4p में 2 आएंगे कि नहीं आएंगे? 2p में कितना रहता है? 0, 3p में 1, 4p में 2, चाहे आप फॉर्मूले से निकाल लो, n माइनस l माइनस 1, 3p, 3 माइनस 1 माइनस 1, 1 हो गया कि नहीं हो गया? अब जैसे आपसे बोल नहीं होता 6s में कितना होगा, तो s कहां से स्टार्ट होता है? 1s, 1s में 0 है तो 6s में 5 आ जाएंगे, 2 में 1, 3 में 2, ऐसे करके, या फिर फॉर्मूला डालो जैसे आपकी मर्जी, बस सही निकलना चाहिए। अब मुझे बताओ 3p में कितने, 4p में कितने हैं? 4p में कितने हैं? 2, तो 2 बार 0 होगा, 2 बार 0 होगा, 2 नोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अभी बताओ हम किसका बना रहे हैं? प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी का। और रेडियल प्रोबेबिलिटी का अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो ये बताओ हाइट डिक्रीजिंग में आएगी कि इंक्रीजिंग में आएगी? इंक्रीजिंग में। तो पहली हाइट क्या रखनी है? छोटी, और 0 से स्टार्ट होनी, चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे टी हो, 0 से स्टार्ट कराया, पहली हाइट छोटी, दूसरी हाइट बड़ी, बन गया ग्राफ। समझ गए ना? तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस चीजें ध्यान में रखना है, आराम से बन जाएंगे। इसका हो गया है वो 5s का प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बनाओ, रेडियल प्रोबेबिलिटी का 5s, जिसने लिख लिया है 5s। क्या? अब ये नहीं पूछो क्यों, पहले ही नहीं बोला था यहाँ पे वॉल्यूम वाला पार्ट डोमिनेट करता है। ये वाली देखो, ये वाली वैल्यू कम हो रही है, साई स्क्वायर वाली वैल्यू कम हो रही है, वॉल्यूम वाला पार्ट बढ़ रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कौन डोमिनेट करता है? वॉल्यूम वाला पार्ट। वॉल्यूम पार्ट वाला पार्ट अपना डोमिनेट करता है, इसलिए क्या होता है? हाइट पीक की क्या होती है? बढ़ती जाती है। क्या ये बताओ प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में आएगी? सुनी नहीं है। प्रोबेबिलिटी 0, कुछ नहीं होना है मतलब 0। -1 प्रोबेबिलिटी सुनी है, 0.5 सुनी है, -0.5। अगर नहीं होना है तो 0, अगर नहीं मिलेगा तो 0, अगर मिलेगा तो कुछ ना कुछ आएगी वैल्यू। तो साई स्क्वायर देखो, या फिर आप ऐसे भी लॉजिकली जा सकते हो, कभी स्क्वायर 0 नहीं हो सकता है और वॉल्यूम भी ये भी नेगेटिव नहीं होगा और ये भी नेगेटिव नहीं होगा, तो कभी ये नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं आएगी। 5s का ड्रॉ करो जिसने कर लिया है, 5s का बनाओ जल्दी। 5s 5s कैसे बनेगा जल्दी बोलो। 5s का मुझे किसका बनाना है? 5s का किसका बनाना है? साई स्क्वायर r इंटू 4 पाई r स्क्वायर डी आर।
कभी कभी क्या करेंगे, डीआर को गायब कर देंगे, डीआर को 1 मान लेंगे, तो 4 साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर भी लिखा मिल जाएगा। डीआर गायब कर देंगे, डीआर को यूनिटी मान लेते हैं, वो भी गायब हो जाता है। कितने नोड आने हैं? 4। 4 नोड आने हैं। पीक इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में? इंक्रीजिंग। पहली पीक, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे आ जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बन गया। किसका बनवाना है वो आप बना दोगे। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ यार, एक काम करो, 5D का बना के बताओ। 5D, 5D का बनाओ, कैसे आएगा बेटा? फाइव डी रेडियल नोड कितने आ रहे हैं? रेडियल नोड कितने बने बेटा? 2। 2 बने कि नहीं बने? कैसे बनाओगे? रेडियल प्रोबेबिलिटी आर, दो नोड बनाने हैं। एक, देखो क्वेश्चन ये भी पूछ लेंगे। अच्छा तो इनको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम बोलते हैं कि नहीं बोलते? और इनको क्या बोलते हैं? मिनिमा। अब हो सकते हैं कि ये बताओ 5D में कितने मैक्सिमा आएंगे? 1 2 3, 3 आएंगे। पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? एक ही है मैक्सिमा, एक ही है, एक ही है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा जा रहा है। कितने मैक्सिमा? 1 2 3। करेक्ट ऑप्शन। पीछे खड़े हो जाओ। वो सबसे पीछे, सबसे पीछे, हाँ। हाँ खड़े हो जाओ। आ जाओ सामान लेके। जाओ क्लास से बाहर, देख लो। 2 3 और हैं इस लाइन में, जाओ। मैंने सोचा कि हम आगे बैठे हैं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है। आगे वाले तो थप्पड़ भी खा सकते हैं, पीछे नहीं आ पाऊंगा, समझ गए ना? रेंज में हो क्या छोटू? मारूंगा नहीं, टेंशन नहीं। अभिषेक सर तेज मारते हैं। चलो जल्दी। जो कुछ है यही है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, हाँ। कौन सा ये तो इन्फानाइट पे जाके टच करेगा ये। ऐसा भी दिया रहे तो इन्फिनिटी मान लेना, इन्फिनिटी पे टच कर रहा है। कहीं कहीं क्या करेंगे, ऐसा करके ऐसा टच करा देंगे तो मान लेना इन्फिनिटी पे टच कर रहा है ये।
इसके कितने चार है नोड? क्या? ये तो नोड किसको बोलते हैं? जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो। क्या न्यूक्लियस और इन्फिनिटी को नोड मानते हैं? तो इनको हटा देना, ये काउंट नहीं होते। इनके अलावा कितने, एक दो तीन, तीन ही तो है। कितने होने चाहिए थे इसमें? चार, एक कम बना है। हो गया, अब हो गया। चार हो गए अब, एक दो तीन चार, अब आएगा। चलो जल्दी बताओ, ये बताओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे पहले देखो, ध्यान देना बेटा, अगर अपना जीरो से स्टार्ट हो रहा हो और पीक का साइज बढ़ रहा हो, जीरो से स्टार्ट भी होना चाहिए और पीक का साइज बढ़ना भी चाहिए, मतलब किसका है? प्रोबेबिलिटी का है। और और अगर नॉन जीरो या जीरो से स्टार्ट हो रहा है, पीक का साइज कम हो रहा है और नेगेटिव, देखो दो दो चीजें हो सकती हैं, या तो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है तो समझ जाओ वो साई का ही रहा होगा, तभी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। साई स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी में कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते। क्या इसमें कहीं नेगेटिव वैल्यू ली है? नोट आया, नोट के बाद नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है। और साई में क्या होता है, अगर एक बार भी नोड आ जाएगा तो फिर वो क्रॉस करेगा ही करेगा। यहाँ पे एक नोड है लेकिन यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, मतलब ये साई स्क्वायर का होगा या फिर प्रोबेबिलिटी का होगा। अब हमें ये पता करना है कि ये साई स्क्वायर का है कि प्रोबेबिलिटी का है। हमने देखा प्रोबेबिलिटी के लिए क्या था, जीरो पे जीरो, क्या ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। और चलो जीरो से भी नहीं स्टार्ट हो रहा है और पीक का साइज भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, मतलब ये किसका है? साई स्क्वायर आर का। अगर ये प्रोबेबिलिटी का होता तो ऐसे होता है, ये छोटा फिर बड़ा, ऐसा कुछ आ रहा होता। अब ये, अच्छा ये बताओ, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कितने रेडियल नोड है? एक। ये नहीं सोचना सर एक बार यहाँ एक बार यहाँ, जैसा यहाँ आएगा वैसे ही यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब इसमें बताओ, ये 2s का है कि 3p का? इसमें कितना रेडियल नोड है? एक। इसमें एक। 2p में कितने आएंगे? एक। लेकिन 2p का जीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए नहीं आएगा। सॉरी, 3p का कहां से स्टार्ट होगा? है इसमें एक रेडियल नोड, लेकिन इसका अगर हम साई स्क्वायर वाला ग्राफ बनाते तो कैसा बनाते? एक ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, ऐसा बनता। क्योंकि साई और साई स्क्वायर वाला, एस वाला नॉन जीरो से स्टार्ट होता है, बाकी अदर कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। लेकिन ये कहां से हो रहा है? आगरा, चेन्नई। ये वाला बताओ। ऑल। साइज बढ़ता जा रहा है, ये हो गया। अब एक नोड है,
अब सुनो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि साई स्क्वायर हम प्रोबेबिलिटी में ये नहीं बता सकते कि ये एस का है, कि क्योंकि सबका नेचर सेम आता है लगभग। हम बस इतना बोल सकते हैं कि इसमें नोड कितना है, एक। नोड कितना है बेटा, एक। अब नोड एक है तो हम क्या करेंगे, n माइनस एल माइनस वन इक्वस टू वन। तो हम n की वैल्यू क्या ले सकता हूं, 2 + l लिख सकता हूं। अगर हम l की वैल्यू जीरो डालेंगे, जीरो मतलब s, l की वैल्यू अगर हमने जीरो डाली, l की वैल्यू जीरो डाली मतलब s हो जाएगा, तो n कितना हो जाएगा, 2s। तो मतलब ये 2s का भी हो सकता है। अगर हम l की वैल्यू क्या डालें बेटा, 1, l की वैल्यू जैसे ही मैं 1 डालूंगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो ये l की वैल्यू 1 मतलब p, मतलब कौन सा, 3p। अगर हम l की वैल्यू कितनी डालें बेटा, 2, कितना हो जाएगा, 4d। इन सबके ग्राफ ये हो सकते हैं, सबका नेचर लगभग सेम रहेगा। ये भी हो सकता है। नोड कितना है इसमें, एक। ये नोड में काउंट नहीं होते हैं, नोड में ये वाला काउंट हो, कितना आ गया, एक। सभी आ गए कि नहीं आ गए, अरे सभी आए कि नहीं आए, आ गए, आ गए। चलो, बुकलेट निकालो, बुकलेट निकालो जल्दी। बुकलेट में पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी निकाल लो। बुकलेट में पेज नंबर 40, 40, क्वेश्चन नंबर 22, पढ़ लो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 40, पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ना है। सर बॉम्बे तो देखते ही आ गया, जेई का क्वेश्चन है, एडवांस का। 4 नंबर देखते ही। देखो जो अपन ने पढ़ा है वही लैंग्वेज है, प्रोबेबिलिटी लिखा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखा, वॉल्यूम लिखा, वो सब लिखा है उन्होंने। क्या आएगा आंसर, बॉम्बे आ गया। वैसे भी स्टार नहीं लगा तो नहीं निकाल पाते। वन एस का कैसे ही बनता है, ऐसे ही बनता ना, वन एस का ऐसे ही आएगा ना। चलो, करो जल्दी है। टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, नेक्स्ट बताना है। चलो,
चल, हो गया। रेडियल नोट कितने आ रहे हैं? एक ही है, दो आ गए। टाइप ऑफ ऑर्बिटल 3s अकेला, कुछ भी हो सकता है ना ये तो। n इक्वल्स टू 1 प्लस 2, 3 आ जाएगा। n प्लस सॉरी n माइनस l माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो n कितना हो जाएगा? 3 प्लस l। 3 प्लस l होगा तो क्या क्या बन जाएगा अपना? 4s बन जाएगा, 5p बन जाएगा, 6d, ये सब चलता है। सॉरी 3s, 4p, 5d, 6f, ये चलता। ये तो कॉनिकल नोट 2 हो। कॉनिकल नोट 2 किस में होते हैं? d जेड स्क्वायर, और जेड कौन सा आएगा? 5, तो क्या बोलोगे इसे? 5d जेड स्क्वायर, ये बन जाएगा। आया समझ में? ये आ जाए। चलो होमवर्क क्या करोगे? होमवर्क होमवर्क में जो ओएल में ये कॉम्प्रिहेंशन मैच दी कॉलम बचे हुए हैं ये कर लेना, और जेई मेंस में एक से लेके 20 तक कर लेना। 20, चलो कल क्लास है ना केमिस्ट्री की, 20 तक कर लेना। 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक, जेई मेंस वाला पोर्शन। चलो लो, इसका है ये।